खुशामदीद 9:33 प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आसिफ रशीद जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम अब तक में इससे पहले जम्मू कश्मीर की दीगर खबरों पर जाए, कुछ अहम तरीन मामलों पर बात करें उससे पहले आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बिजली सप्लाई इन दिनों मुतासिर हो रही है और इस सिलसिले में KBDCL की जानिब से एक और शेड्यूल जारी किया गया है। जरूरी मरम्मती काम के पेश नज़र ये शेड्यूल सामने आया है। शुमाली कश्मीर के बेशतर इलाके हैं जहां पर नजरसानी शेड्यूल जो 19 अक्टूबर के लिए बनाया गया था उसको तब्दील करके इस वक्त अथॉरिटी की जानिब से तस्दीक की गई है कि 24 तारीख को और कुछ एक एरियाज में 23 तारीख को बिजली सप्लाई मुतासिर रह सकती है। इस हवाले से जो शेड्यूल सामने आया है, शुमाली कश्मीर के कई इलाके इसमें शामिल किए गए हैं। यूनियन टेरिटरी के अंदर दोनों प्रोविंसेस में पिछले कई रोज से शर्मा से कबल पिछले कुछ रोज से हम देख रहे हैं कि तैयारियां चल रही हैं, जरूरी मुरम्मती काम पूरा कर लिया जाए। अथॉरिटीज इस सिलसिले में तमाम खित्तों के अंदर या दोनों प्रोविंसेस के अंदर तैयारियां कर रहे हैं और कई एक इलाकों में जहां पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली सप्लाई मुतासिर रह सकती है या इस हिसाब से तैयारियां की गई हैं। गुलिस्तानी नुमाइंदा इमरान नाइकू के पास चलेंगे, श्रीनगर से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, मुकम्मल तफसीलात क्या हैं, किन किन इलाकों में कब कब क्या क्या वक्त मुकर्रर किया गया है, बिजली सप्लाई जिन औकात में नहीं होगी या मुतासिर रहेगी? जी बिल्कुल, कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी KPDCL ने 33 kV कुपवारा ओल्ड हॉट और MES लाइन्स की मरम्मत के लिए बिजली बंद होने का नया शेड्यूल जारी किया है। चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन KPDCL के मुताबिक 132 kV आरमपुरा ग्रिड स्टेशन की बंदिश जो पहले 19 अक्टूबर को तय थी अब 24 अक्टूबर को होगी। इसी वजह से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कई इलाकों में बिजली मुतासिर रहेगी। इन इलाकों में क्रूसन, सोगाम, मच्छल, खिमरियाल, टिकर, गलेजू, ड्रगमुला और नेक्स्ट शामिल है। दफ्तर ने मजीद बताया कि 33 kV चश्माशाही, ब्रेन, निशात, शालीमार, हरवन लाइन की बंदिश जो 24 अक्टूबर को तय थी मंसूख कर दी गई है। इसी तरह 33 kV वांगनपुरा सोवरा लाइन की बंदिश जो 22 अक्टूबर को होनी थी को भी मंसूख कर दिया गया है। मजीद ये कि 33 kV निहालपुरा मरकंडल लाइन पर दरख्तों की शाखें काटने के काम की वजह से 23 और 27 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मरकंडल, नाइट खाई, सुंबल, चन्ननगीर, अंखूल और गांध भवन इलाके में बिजली बंद रहेगी। इसके अलावा 33 kV चाडूरा पांजन लाइन की बंदिश 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी, जिसकी वजह से 33 kV रिसीविंग स्टेशन पांजन पर मरम्मत के काम के दौरान पांजन के इलाके में बिजली की फराहमी मुतासिर होगी। ये तमाम शेड्यूल जरूरी मरम्मत और देखभाल के काम के लिए जारी किया गया है ताकि बिजली की बेहतर फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। जी, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बिजली सप्लाई मुतासिर होने का एक तो हमने कल भी जब डिस्कस किया था कि जिस हिसाब से सोलर पैनल्स लगाए जाएं इसका मुतालबा इसकी हमने देखा हिदायत सार्फिन को दी जा रही थी और दूसरी तरफ ये शेड्यूल आना क्या ये शर्मा से कबल या कबलत वक्त हम देखें कि परेशानियां शुरू हो गई हैं और अगले 2-3 महीनों में जो मुसीबत बनने वाली है उसके लिए आज जो प्लान तरतीब दिया जा रहा है वो बताता है कि सूरत हाल क्या रहने वाली है। यकीनी तौर पर जब हम जम्मू कश्मीर में खासकर वादी कश्मीर में नजर दौड़ाते हैं हमेशा इस विंटर के सीजन में तो लोगों को गुनागुन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और सबसे बड़ी यहाँ जो मुश्किलात आम लोगों की होती है वो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की अनअवेलेबिलिटी या बिजली का बुरहान रहता है। और जैसे कि आपने भी कहा कि पिछली बार भी हमने इस पे बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी कि एक तो सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने की बात इस वक्त डायरेक्शन दी जा रही है कि लोग उससे ज्यादा मुस्तफीद हों और यहाँ से इस वक्त अक्टूबर का महीना जो ऑलमोस्ट अपने आखिरी आयाम में है और अब ये मुसलसल KPDCL की तरफ से यहाँ से बताया जा रहा है कि फलानी इलाकों में बिजली मुतासिर रहेगी, कहीं मरम्मत का काम चल रहा है, कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं तो कहीं और कोई काम हो रहा है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये हम समझ सकते हैं कि ये शायद इन महकमों की नाअहली है या इनकी गफलत सारी है या इनकी गैर संजीदगी है।
शायद ये काम 1-2 महीने पहले भी हो सकता था, जब शायद उतनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड या जरूरत नहीं थी जितनी विंटर्स में कश्मीर में होती है। और अब चूंकि विंटर का सीजन शुरू भी हो चुका है और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से एडवाइजरी, डायरेक्शन और हिदायत जारी की जा रही है और लोगों को कहा जा रहा है कि आपको इन घंटों में या इन इलाकों में अब फिलहाल बिजली मुतासिर रहेगी। तो एक तरफ हुकूमत के ये दावे कि सारा कुछ मामला ठीक हो रहे हैं और लोगों को हर तरह की सहूलियात फराहम की जा रही है और उनके मसाइल या खासकर बुनियादी मसाइल को जंगी पैमानों पर हल किया जा रहा है पैमानों पर। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो बुनियादी सहूलियात है, जिसमें पहला हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का एक अहम रोल है, खासकर जब हम विंटर में कश्मीर की बात करें। और अब ये इस टाइम इस विंटर के शुरुआत के साथ ही लोगों से कहा जा रहा है कि फिलहाल आपके इलाकों में फला इलाकों में बिजली फिलहाल मुतासिर रहेगी। तो यकीनी तौर पर ये एक नेगेटिव पॉइंट है। हम जहां तक इस इंतजामिया के इन जो हिदायत या जो ऑर्डर्स निकल रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि फिलहाल वादी कश्मीर में अगले, जिस तरह से मैंने डिटेल में कहा कि कौन कौन से इलाके हैं श्रीनगर के, बडगाम के या फिर नॉर्थ कश्मीर के, जहाँ पे बिजली मुतासिर रहेगी। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि विंटर शुरू होते ही इस तरह से नहीं होना चाहिए था और हमेशा सरकार की ये कोशिश होनी चाहिए कि विंटर शुरू होने से पहले ही हमारी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो। जैसे कि अब विंटर में हमें पता है कि कश्मीर में बर्फबारी होती है और बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। तो इससे पहले कि यहाँ बर्फबारी हो तो हमारे जो भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स है जिनका काम है स्नो क्लियरेंस का, तो उनकी मैन एंड मशीनरी तैयार होनी चाहिए, न कि उस वक्त की जब बर्फबारी यहाँ पे शुरू होगी तो उस वक्त हम ढूंढेंगे हमारी मैन और मशीनरी कहाँ है। सेम इज द केस ऑफ ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का मामला है। तो विंटर शुरू हुआ है और हमारे अब इदारों को, खासकर केपीडीसीएल को ये ख्यालात आ रहे हैं कि कहीं मरम्मत की जरूरत है, कहीं पोल लगाना है, तो कहीं और कोई मामला हल करना है। तो यकीनी तौर पर ये एक नेगेटिव पॉइंट ही हम इसको देख रहे हैं और जिसे इंतजामिया के इन इकदाम से आम लोगों में मायूसी ही छाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे साथ इमरान नाइकू थे और बिजली का मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो नया शेड्यूल है या जिस पर नजरसानी शेड्यूल करके दोबारा से जारी किया गया है, कुछ दिन परेशानियां रहने वाली हैं। हो सकता है कि जरूरी मुरम्मती काम मुकम्मल करने के बाद चीजें बहुत हद तक ठीक कर ली जाए। अब आगे बढ़ते हैं, बात जरा उस अफसोसनाक वाक़े की जिसके बाद जम्मू कश्मीर की आवाम में शदीद किस्म का गम गुस्सा पाया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अब से कुछ देर पहले कैंडल मार्च निकाल कर उन तमाम लोगों को याद किया गया जिनने गांदरबल हमले में अपनी जान गंवाई है। शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग में कैंडल मार्च निकाला गया। एसडी ट्रेडर्स एसोसिएशन, गाइड एसोसिएशन, सोमो यूनियन टंगमर्ग, गुलमर्ग एसोसिएशन, ईटीवी बाइक यूनियन टंगमर्ग और दीगर लोग जिनमें सिविल सोसाइटी के अरकान भी शामिल थे, सब डिवीजन इंतजामिया के अफसरान के साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाला और 7 अफराद जिन्होंने गांदरबल गगनगीर में दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानें गंवाई, इन सबको खराज अकीदत पेश किया। एज ए सोसाइटी हम कंडेम करते हैं इसको, ऐसे वाक़ात में हम इधर गगनगीर हमले में मिल्टन 2 के हाथों बेगुनाह शहरियों के कत्ल के खिलाफ दीगर कई इलाकों में भी सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी मार्च निकाले गए और सिविल सोसाइटी के अरकान की जानिब से वस्ती कश्मीर के गांदरबल, श्रीनगर और दीगर मुतअद्दिद मकामात पर बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का न सिर्फ मुतालबा किया बल्कि तमाम जांबहक अफराद को खराज अकीदत पेश किया गया। सिविल सोसाइटी गांदरबल, कंगन, गुंड और दीगर कई इलाकों के अंदर भी अब से कुछ देर पहले तक कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे, जिसका बुनियादी मकसद जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले हमले में जांबहक शहरियों को खराज अकीदत उन्हें पेश किया जाता है। गीर में कल जो दहशतगर्दी की तरफ से वाक़ा पेश आया, आज गांदरबल का आवाम जुट जितनी भी समाजी ऑर्गेनाइजेशन, सियासी ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ के सिविल सोसाइटी, सारे लोग एकजुट यहाँ पे जमा हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे जमा होने का एक ही मकसद है कि एक जुबान में हम पुरजोर अल्फाज में इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हैं और पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहते हैं कि गांदरबल की जमीन पुरानी सरजमीन है। गांदरबल के अवाम ने कभी भी दहशतगर्दी का सपोर्ट नहीं किया है।
जो बेगुनाह लोग कल गांधरबल की सरजमीन पे मारे गए हैं, ये इंसानियत का कत्ल है। हम बिल्कुल इसकी मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आज कश्मीरी नौजवान ओलंपिक लेवल पे खेलना चाहता है। आज कश्मीरी नौजवान कब्रिस्तान नहीं बल्कि प्ले ग्राउंड ढूंढता है। हम पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीर की सरजमीन पे अपने दहशतगर्दाना वाक़ा जो दहशतगर्दी वो यहाँ पे चलाते हैं उसको वो बंद करे, क्योंकि आज कश्मीरी आवाम अमन को चाहता है, आज कश्मीरी आवाम तरक्की को चाहता है। पाकिस्तान ने जो देखा कि कश्मीर की सरजमीन पे इंटरनेशनल टूरिज्म का आना शुरू हो गया है, रिसेंटली हमारे सरजमीन पे इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पे शुरू हो गया है। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता है कि कश्मीर में अमन रहे। आज कश्मीरी नौजवान जज्बान होकर पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है और जो गांधरबल की सरजमीन पे कल जो वाक़ा पेश आया, यहाँ पे बेदर्दी से बाहर के हमारे मजदूरों को, हमारे एक दोस्तों को शहीद किया गया है। हम पुरजोर अल्फाज में इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हैं और उनके इधर तहसील ऑफिस जनूबी श्रीनगर जिले में भी गांधरबल के अंदर शहरी इलाकों के खिलाफ आज एहतजाजी कैंडल मार्च निकाला गया। घंटाघर घर लाल चौक श्रीनगर में अब से कुछ देर पहले कैंडल मार्च का इनेकाद किया गया ताकि उन तमाम लोगों को खराज अकीदत पेश किया जा सके जिन्हें गांधरबल में गगनगीर इलाके में गुज़श्ता शाम होने वाले हमले में अपनी जानों का नजराना पेश किया है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल। अपडेट एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। वस्ती कश्मीर के गांधरबल के ताल्लुक से खबर यह है कि कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गांधरबल का दौरा कर सकते हैं और उस मकाम पर जायजा ले सकते हैं सूरत हाल का जहां पर हमले में 7 शहरियों की मौत हुई। ये वो इलाका है जहां पर आज दिन भी काफी ज्यादा हलचल देखने को मिली और हो सकता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इस्कॉन नामी कंपनी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके तमाम मुलाजमीन मारे गए उनके साथ बातचीत करें, गुफ्तगू करें। तहकीकाती अमल भी इस वक्त जारी है और कुल मिलाकर आप देखेंगे तो कौमी तहकीकाती एजेंसी के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है कि कल्प्रिट्स को सामने लाया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर उन तमाम लोगों को बिलखुसूस अगर किसी ने इस मिलिटेंट हमले में जो अपराध मुलव्विस हैं उनको किसी भी तरीके से सपोर्ट किया है, कोई मुआवनत की है, तो उन लोगों को सामने लाया जा सके। कश्मीर ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद सलीम वानी है। सलीम, क्या मजीद डिटेल्स हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के दौरे के हवाले से? इतलात हैं कि कल वो इस्कॉन नामी कंपनी के मुलाजमीन और इंतजामिया के अफसरान के साथ भी वहाँ मुलाकात कर सकते हैं गगनगीर में। बिल्कुल आसिफ, जो कल शाम को जो अटैक हुआ था रात में जो 7:30 पौने 8 बजे अटैक हुआ था उसके कारण आज शाम हमारा जो जराया यह है कि कल बेशतर चाहे पॉलिटिकल लीडर्स होंगे या एलजी मनोज सिन्हा भी शायद वहाँ पे दौरा कर सकते हैं। जो वहाँ पे लेबर्स है चाहे बाहर के हैं या कश्मीर बेस्ड जो लेबर्स है वहाँ पे या इंजीनियर्स है बाकी सारे हैं, उनको हौसला अफजाई के लिए वहाँ पे जाएंगे क्योंकि वो जो डरे हुए थे आज पूरे दिन को वहाँ पे। हालांकि पुलिस अफसर आर्मी अफसर जो थे जो उन्होंने उनको पूरी तरह से आज हौसला अफजाई की, तो लेकिन कल के लिए शायद कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी वहाँ पे विजिट। मनोज सिन्हा का भी एक ये है कि शायद वो भी विजिट कर सकते हैं कल एप्को टनल के बेस यूनिट पे। तो यही अभी हमारा जराया कहता है। तो ये भी बताइएगा, हमारे पास जो जानकारी है कि कुछ आसपास लोगों से, कुछ दुकानदारों से एनआईए या पुलिस की जानिब से पूछताछ भी की जा सकती है और कुछ लोगों से पूछताछ भी हुई है, क्या कंफर्मेशन है? बिल्कुल, मैंने सुबह भी जब अपडेट दिया था तो जो बिल्कुल नजदीकी होटलर्स है जो दुकानदार है उनको कल से ही नाम शाम दिए गए थे। उनका जो बायोडाटा था कहाँ पे कौन रहता है, कौन बाहर से है, कौन नजदीकी इलाका गगनगीर से है। बिल्कुल जो एप्को के यूनिट के नजदीक है सारे दुकानदार हैं या होटलर्स हैं या घर वाले हैं, उनको सारों को कल ही रात देर से ही और आज पूरा दिन उनका बायोडाटा लिख रही थी सिक्योरिटी एजेंसियां। तो अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी तो अगले 2 दिन या 1 दिन में पता चलेगा कि जब तक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आएगी उसके बाद ही पूरी तरह डिटेल सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। इंतजार इस बात का है कि एनआईए की जानिब से जो पूछताछ की जा सकती है चूंकि तहकीकात शुरू हुई है। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गगनगीर मिलिटेंट हमले में जाबाज शहरियों के अहले खाना को फौरी माली इमदाद फराहम करने की भी
हिदायत दे दी हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा दाखिला जम्मू कश्मीर चंद्राकर भारती को भी हिदायत दी गई है कि वो जहां बहक शहरियों के खानदानों को फौरी इमदाद दें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने EPCO नाम से इफ्को नाम की जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उसको हिदायत दी है कि मुआवजे की फौरी फराहमी को यकीनी बनाए। इफ्को इंफ्रास्ट्रक्चर के हुकाम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को मुतासरा खानदानों की मदद के हवाले से ब्रीफिंग भी दी है और बयान के मुताबिक जहां बहक शहरी के खानदान को 6 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि इसके अलावा इफ्को इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब से फौरी तौर 15 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया फराहम किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा तमाम जख्मियों को 2 लाख रुपए की माली मुआवनत दी जाएगी। इफ्को इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो शहरी मुलाजमीन को अहल खाना के कॉर्पोरेट पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के तहत माली इमदाद फराहम करेगी। वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर मुलाकातों का सिलसिला भी चलता रहा। LG मनोज सिन्हा जिन्होंने आज कंसर्न लोगों के साथ इस सिलसिले में बात भी की है और बहुत जल्द इतलात के मुताबिक ये मुआवजा मुतासरीन तक पहुंचेगा। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू में आज शशि ओबराय के अहल खाना से मुलाकात की और सरकारी नौकरी का वादा उनकी अहलिया से जम्मू के अंदर किया गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। बाहर के लोग और कुछ स्थानीय जो जैसमोर टनल पर काम कर रहे थे उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। कल मौका वारदात पर DGP और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान गए थे। मैं खुद भी आज स्किम्स में घायल लोगों को देख के आया हूँ और अभी एक मृतक परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिला। सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही जिन लोगों ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया है केवल उसकी निंदा नहीं बल्कि उनको उनके इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सूरजनगर में गगनगीर सोनमर्ग में हमले में जख्मी होने वाले मजदूरों की अयादत की। इस मौके पर उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की और हुकाम को हिदायत दी कि वो मुतासरा खानदानों के लिए तमाम जरूरी मदद को यकीनी बनाए। वज़ीर आला के मुशीर नासिर अकरम वानी और दीगर आला अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इस हमले की कितनी मजम्मत करते हैं, इसके खिलाफ कितनी भी बात करते हैं, ये काफी नहीं है। उनके मुताबिक अब इंतजामिया खुसूसन पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज या दीगर एजेंसियां जिनको अपनी चौकसी बरकरार रखनी होगी और इस बात को यकीनी बनाना होगा कि ऐसे हमले मजीद ना हो और उन शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए जो मुख्तलिफ इदारों के साथ वाबस्ता है, अलग अलग मकामात पर काम करते हैं। सब बड़े अफसोस की बात है कि गगनगीर में कल रात को ये हमला हुआ जिसमें कई सारे कीमती जानें छीनी गईं और कुछ लोग जख्मी भी हुए। इस हमले की जितनी निंदा की जाए, जितना इसके खिलाफ बोला जाए कम है। बेगुनाहों के खिलाफ इस तरह तशद्दुद का इस्तेमाल ये कहाँ से जायज़ है और इससे हासिल क्या होगा। पिछले 35 साल से तो हम ये देखते आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला। जो जम्मू कश्मीर के लिए मिलेगा वो पुरअमन एक माहौल में मिलेगा। और इससे पहले जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा का दौरा किया, जहां उन्होंने गगनगीर सोनमर्ग हमले में जख्मी होने वाले मजदूरों की अयादत की। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की और हुकाम को हिदायत दी कि वो मुतासरा खानदानों के लिए तमाम जरूरी इमदाद को यकीनी बनाए। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिजूरी दीगर आला अफसरान जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक गगनगीर मिलिटेंट हमला न सिर्फ एक इलाके पर, एक खित्ते पर, बल्कि पूरे मुल्क पर एक हमला है और बेगुनाह शहरियों की जान लेने वालों को किसी भी कीमत पर हमारे इदारे और सिक्योरिटी फोर्सेज माफ नहीं करेंगे। गांदरबल हमले में जम्मू के शशि ओबराय की भी मौत हो चुकी है और जम्मू में उनके घर पर मातम पसरा है। शशि ओबराय की अहलिया जिनसे गुलिस्तान नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ने बातचीत की। शशि ओबराय की बीवी इस समय हमारे साथ मौजूद है। LG मनोज सिन्हा भी यहाँ पर पहुंचे थे। LG मनोज सिन्हा आए, उन्होंने जॉब के लिए कहा। उन्होंने पूरा कहा कि सपोर्ट करेंगे, आपको जॉब दिलवाएंगे, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, आप फिक्र न करें।
तो पूरा आश्वासन देके गए हैं हमें, हमें उम्मीद है कि वो करेंगे। बेहद ही दुखद है ये। आपके साथ और भी 6 लोग जो है वो उनकी मौत हुई है आपके पति के साथ। इस आतंकी ये नहीं होना चाहिए, इनको हटाना चाहिए। पहले साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पहले इनका खात्मा करें, यहाँ से नहीं आतंकवाद खत्म करें। इससे पहले भी शोपियां में एक आतंकी हमला हुआ था, वहाँ पर भी एक नॉन लोकल को जो है वो निशाना बनाया गया था। परसों कल करवा चौथ था, तो आपके पति वहाँ पर काम कर रहे थे और ये वारदात भी है। 7 साल हो गए उनको वहाँ काम करते हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ। बस अभी पता नहीं क्यों थोड़े दिनों से ये एक माहौल वहाँ का इतना खराब हो गया। नहीं तो कभी उन्होंने नहीं बोला कि किसी तरह की वहाँ परेशानी है। हमेशा कहते थे वहाँ सिक्योरिटी है, सिक्योर है हम। फिर क्या हो गया मैंने। पार्थिव शरीर कब तक कह रहे हैं, कब तक आएगा? जब आपके पति वहाँ पर गए थे तो डर था कि वहाँ पे इतना आतंकी हमले वहाँ पर होते? उन्होंने बोला कि ऐसा कोई डर है, हमेशा कहते थे हमारी साइड सेफ है, वहाँ पे बड़ी सिक्योरिटी है, आर्मी रहती है, वहाँ पे कोई डर नहीं है। उन्होंने कभी हमसे बात ही नहीं की इस बारे में। अचानक घर में कमाने वाला वही थे सिर्फ, और कोई नहीं थी। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है, बेटा है। बेटा बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा, इंजीनियरिंग के लिए, उसी के लिए कमा रहे थे वहाँ जाके। 7 साल से वहाँ थे, लेकिन कभी नहीं कहा कि डर का माहौल है या फिर कुछ नहीं, और अचानक हमें ऐसा कभी नहीं लगा, कभी नहीं बोला उन्होंने। आश्वस्त दिया है कि देखिए समय फैमिली काफ़ी ज़्यादा घर में जो है वो मातम छाया हुआ है। एलजी मनोज सिन्हा भी यहाँ पर पहुँचे थे और नौकरी को लेकर जो है वो परिवार को आश्वस्त किया गया है कि नौकरी दिलाएंगे, क्योंकि परिवार में कमाने वाला सिर्फ एक ही था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और इस समय आप देख सकते हैं 7 लोग जिनकी जो है वो मौत हो गई है इस आतंकी हमले में। उनमें से शशि अब्रोल जो कि जम्मू के तिलाब के रहने वाले हैं, और इस समय परिवार में जो है वो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। और एलजी मनोज सिन्हा भी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने आश्वस्त किया है कि नौकरी दिलाई जाएगी ताकि ये परिवार अपना पालन पोषण जो है वो कर सके। कैमरा पर्सन सनी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। इधर अराकीनी असेंबली भी इस अफसोसनाक वाक़े पर दुख का इजहार कर रहे हैं। उधमपुर ईस्ट के रुकने असेंबली रणबीर सिंह पठानिया ने भी आज इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। वहीं दूसरी जानब उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर नई हुकूमत के साथ बेहतर तालमेल और हम आहंगी को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर के शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और मुल्क और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा को भी खत्म किया जा सके। रणबीर सिंह पठानिया भारतीय जनता पार्टी का तर्जुमान हूँ और उधमपुर से एमएलए हूँ, विधायक हूँ। तो आज आपकी हलबरारी होनी है, तो किस तरह की एक्साइटमेंट है? देखा, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का गठन हुआ है, जमहूरियत की जीत हुई है, रिकॉर्ड वोटों के साथ जिसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। और नो डाउट सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की भारतीय जनता पार्टी एक इफेक्टिव अपोजिशन का काम करेगी। जम्मू कश्मीर में रक्षा, सुरक्षा और जम्मू कश्मीर में अमन बहाली और जम्मू कश्मीर में विकास की दौर को जिसे कहते हैं तेज करना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद को जिसे कहते हैं मजबूत करना। और इन्हीं सबको लेकर भारतीय जनता पार्टी चलेगी और भारतीय जनता पार्टी जिसे कहते हैं संकल्प से सिद्धि तक पूरा संघर्ष करेगी। चुनौतियाँ क्या है आपके इलाके में ज़्यादा जो आप हल करना चाहते हैं? देखिए, पिछले 7 दशकों से जम्मू कश्मीर विकास से दूर रहा है। लूटपाट, करप्शन, भाई भतीजाबाद ने जम्मू कश्मीर में एक जो विश्वास है लोगों का, वो डेमोक्रेसी और जमहूरी प्रक्रिया में जिसे कहते हैं वो कम हो गया है। तो अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर को विकास के पथ पे ले जाना, करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर बनाना और पारदर्शिता सरकार में और सरकार की जिसे कहते हैं पद्धति प्रणालियों में लाना, ये सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट विषय मेरे ख्याल से रहना चाहिए। रुकने असेंबली हवेली पुंछ से एजाज अहमद जान ने भी जम्मू कश्मीर की यकसा हुकूक और मसावी तरक्की को यकीनी बनाने का यकीन दिलाया। उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर आइंदा हुकूमत या उनकी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए गए उनको निभाने की कोशिश करेंगे। वहीं खित्ते पीर पंजाल के अंदर जहां पर इत्तेहाद को
अलग अलग जगहों पर काफी बड़ी तादाद में वोट मिले और कामयाब उम्मीदवारों ने जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। उनके मुताबिक नौजवानों के रोजगार से लेकर दीगर बुनियादी मामलात तक, जिसके लिए खुसूसी पैकेज लाने या फिर हुकूमत की जानिब से ऐलान कराने की कोशिशें वो जारी रखेंगे। और उसके बाद बड़ी प्रायोरिटी जो हमारे नौजवान बच्चे जिनको रोजगार नहीं है, उनकी प्रायोरिटी जो है वो सबसे आला जो ऊपर नंबर पे है वो है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल किस तरीके से बेहतर होगा। उसके बाद हमारे जो मुलाजिम हैं जम्मू कश्मीर के, वो छोटे सी सतह पे हो या रियासत के सबसे आला जगह पे हो, पिछले 10 सालों में उनने भी बहुत सी मुश्किलात फेस की हैं और जो उनको फ्रीडम मिलना चाहिए काम करने का, वो फ्रीडम उनको नहीं मिला। उसके लिए कोशिश की जाएगी कि उनको फ्री हैंड मिले ताकि वो ग्राउंड पर ज़्यादा से बेहतर जो है वो अपनी काबिलियत वहाँ पर बता सकें। डेवलपमेंट का पिछले अगर 10 साल की बात करूँ तो 10 सालों में डेवलपमेंट सिर्फ कागजों में। मैं ये नहीं कहूँगा काम शुरू नहीं हुए, काम शुरू हुए लेकिन खाली शुरू ही हुए, कहीं कंप्लीट नहीं हुए। और 2014 में जो पिछली सरकार ने काम छोड़े, अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो हर काम वहीं पे जो है अटका हुआ है, उसके आगे बढ़ नहीं सका। उन कामों को दोबारा से शुरू किया जाएगा और ग्रास रूट लेवल पे लोगों को जो है सहूलियत पहुंचाई जाएगी। मेडिकल फैसिलिटीज हो, पानी की हो, सड़कों की हो, बिजली की हो, जो पिछले 10 सालों में गैप है उसको पूरा किया जाएगा। और सबसे बड़ी मैं बात कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है, मैनिफेस्टो है, राशन को लेके, एजुकेशन को लेके, मुलाजमत को लेके, RET को लेके और जो वादे हमने इलेक्शन में किए हैं वो हमारी पहली प्रायोरिटी है, वो हमें करनी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मरकज़ की सरकार भी जो है वो जम्मू कश्मीर की चुने हुए मैंडेट को जो है वो आगे रखेगी। भारत और चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या हकीकी कंट्रोल लाइन के साथ फौजियों की गश्त के हवाले से एक मुआहिदा किया है, जिसमें मस्बत पेशरफ्त का आज जिसकी तस्दीक की गई। दरअसल भारत और चीन के दरमियान मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर साल 2020 से या गलवान झड़प के बाद तनाव है। आज वजारत खारजा में बतौर सेक्रेटरी काम करने वाले विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुज़श्ता हफ्तों से भारत और चीन के दरमियान सिफारती और फौजी सतह पर बातचीत हो रही थी, जिसके नताइज मस्बत आए। दोनों ममालिक LAC के साथ फौजी गश्त के हवाले से अहम मुआहिदे पर पहुंच गए हैं। विक्रम मिस्री ने उम्मीद जाहिर की कि इस मुआहिदे के बाद दोनों ममालिक की अफवाज भारत चीन अपने अपने अफवाज को पीछे हटाने का काम करेंगे और 2020 से शुरू होने वाले तनाज़े को हल करना उनके मुताबिक मुमकिन हो सकेगा। Events that took place in 2020 in several areas along the line of actual control. We've been in discussions with Chinese interlocutors, both at a diplomatic level, through the WMCC, as was mentioned earlier as well, and through at the military level as well, through meetings of the military commanders at various levels. These discussions had in the past resulted in the resolution of standoffs at various locations. You're also aware that there were a few areas and few locations where the standoff had not been resolved. Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border area, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। ब्रेक के उस पार एक और खास प्रोग्राम।